नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। मार्च 2025 में दो अलग अलग घटनाओं ने भारत में न्यायिक जवाबदेही को लेकर के एक बार फिर बहस छेड़ दी है। पहली घटना में एक जज को 17 साल पुराने मामले में बरी कर दिया गया, जबकि दूसरी घटना में एक अन्य जज उस समय विवादों में आ गए जब उनके सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की खबर आई। हालांकि दोनों घटनाओं की प्रकृति और परिस्थितियां अलग थी, फिर भी दोनों ने न्यायपालिका की साख पर सीधे तौर पे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके चलते न्यायिक नियुक्तियों, खास करके निष्क्रिय पड़े राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी को लेकर के बहस फिर से शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे बहाल करने की बात कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे खत्म करना एक संवैधानिक सुरक्षा मानते हैं। इसी के साथ ही ये तर्क भी सामने आया है कि 3 दशकों से चल रहे कॉलेजियम सिस्टम को भी समीक्षा से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। जब बाकी संस्थाएं समय के साथ खुद को बदलती है, तो फिर न्यायपालिका क्यों नहीं? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील अमित शर्मा ऐसा मानते हैं कि यह एक जरूरी सवाल है, लेकिन इसका समाधान केवल सिस्टम बदलने में नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ जो है बदलनी चाहिए और इस पर बातचीत होनी चाहिए। असली समाधान उस प्रणाली में है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ईमानदारी और नैतिक ताकत जैसे मूल मूल्यों की रक्षा करे। ये जवाब भारत की अपनी कानूनी और दार्शनिक परंपरा में निहित है। भारत में कानून की परंपरा उसके गणराज्य बनने से भी पुरानी है। प्राचीन काल में न्याय को केवल राज्य की शाखा ही नहीं, बल्कि उसकी नैतिक नींव माना जाता था। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में ये बताया गया है कि राजा को रोज लोगों के विवाद सुनना और न्याय देना एक धार्मिक दायित्व माना जाता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता था तो उसे उच्च स्तरीय यानी कि उच्च चरित्र, संयम और विद्वता से युक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती थी, जो परिषद के रूप में 3, 5 या 7 सदस्यों के साथ निर्णय लेते थे। विषम संख्या की यह व्यवस्था सिर्फ गतिरोध से बचने के लिए नहीं थी, बल्कि सामूहिक विवेक का प्रतीक भी मानी जाती थी। अमित शर्मा का ऐसा मानना है कि यही सोच आज संविधान के अनुच्छेद 145 क्लॉज 5 में दिखाई देती है, जहां सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से फैसले लेने और असहमति को मान्यता देने की बात कही गई है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में 2 जजों के मतभेद की स्थिति में तीसरे जज की व्यवस्था भी इसी सिद्धांत पर आधारित है कि अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर हो। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी, जिसे 99वें संविधान संशोधन के जरिए स्थापित किया गया था, कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता की कमी को दूर करने की एक कोशिश बताई जाती थी, मगर ये आयोग अपनी ही संरचनात्मक कमियों के कारण टिक नहीं पाया। इस आयोग में 6 सदस्य शामिल थे: भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज, कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति। विचार तो था कि ये विविधता लाएगा, लेकिन असल में इसने संतुलन बिगाड़ करके रख दिया। मुख्य न्यायाधीश के पास निर्णायक वोट नहीं था, जबकि 2 गैर न्यायिक सदस्यों को वोटों का अधिकार था, जिससे वे 4 संवैधानिक पदाधिकारियों के फैसलों को पलट सकते थे। ये बहुमत के सिद्धांत के खिलाफ था, वही बात जिसका संकेत भारतीय परंपरा पहले ही दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस आयोग को असंवैधानिक ठहराया। जस्टिस जेएस खेहर, जिन्होंने बहुमत की राय दी और उन्होंने कहा कि ये मॉडल न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। भारत का संविधान प्रतिबद्ध न्यायपालिका को नहीं मानता और ऐसे विचारों को सुधार के नाम पर वापस नहीं लाना जाया चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कार्यपालिका भी इस चीज में भागीदारी से जवाबदेही और पारदर्शिता जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हाल की घटनाएं कुछ और ही दर्शाती है। पंजाब में एडवोकेट जनरल जैसे संवैधानिक पद पर बार बार इस्तीफे और दोबारा नियुक्तियां हुई है, जिससे ये पद एक स्थिर और सम्मानजनक भूमिका की बजाय घूमते दरवाजे जैसा बन गया है।
अगर सरकार अपनी ही कानूनी सलाहकार के पद को स्थिर नहीं रख सकता, तो वो न्यायपालिका की नियुक्ति में स्थायित्व और परिपक्वता कैसे ला पाएगी? न्यायिक पारदर्शिता तो जरूरी हो जाती है, लेकिन वो कार्यपालिका के दखल की कीमत पर नहीं होना चाहिए, बल्कि पारदर्शिता और स्वतंत्रता दोनों संतुलन के साथ साधे जाने चाहिए। भारत की परंपरा में अदालतें कभी प्रशासन का हिस्सा नहीं थी, वे धर्म और नैतिकता के केंद्र मानी जाती थी। न्याय केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी थी और इसे जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए था। अवमानना सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि नैतिक और धार्मिक आचरण की चूक भी मानी जाती थी। महाभारत की कथा में राजा नृक को सिर्फ दो ब्राह्मणों का विवाद हल न कर पाने के कारण शापित होकर के गो बनना पड़ा। यह संदेश देता है कि न्याय की अनदेखी न सिर्फ जनता के लिए बल्कि शासक के लिए भी विनाशकारी हो सकती है। यदि हम बात करें एनजेएसी को लेकर के हो रही बहस केवल यह तय करने की ही नहीं रहती है कि किस संस्था का पलड़ा भारी है, बल्कि असली सवाल ये भी उठ रहा है कि हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो एक तरफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखे और दूसरी तरफ आम जनता का विश्वास भी हासिल कर सके। ये व्यवस्था हमें न तो जल्दबाजी में बनानी चाहिए और न ही किसी और देश से इसे कॉपी करना चाहिए। इसे हमारी अपनी सांस्कृतिक और सभ्यता परंपराओं से प्रेरणा लेकर के तैयार करना चाहिए, जिसमें बहुत सी चीजों की जो है अवधारणा हो सके, जिसमें संतुलित और जवाबदेह सत्ता का विचार निहित है। हमारे पूर्वज वो बात समझते थे जिससे हम आज लगभग भूल चुके। संस्थाएं अपने फैसलों की ताकत से नहीं बल्कि अपने ढांचे की मजबूती और निष्पक्षता पर टिकी होती है। इन्हें गतिरोध से बचाना चाहिए, किसी एक पक्ष के निर्णय से नहीं बल्कि एक जनता का भरोसा जितना जितना जरूरी हो जाता है, उससे कई ज्यादा निर्णय लेना भी उसमें शामिल हो जाता है। ये सिद्धांत कोई नए नहीं बल्कि हमें हमारे संविधान, कानून की परंपरा और न्यायिक इतिहास से पहले से भी जुड़ा हुआ है। हमें इन्हें दोबारा खोजने की जरूरत नहीं बल्कि इस पे सिर्फ याद करने की जरूरत बन जाती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।